हेलो फ्रेंड्स, बीआरबीएल का यूनिट 16 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो आपका जो एमएसएमई एक्ट था 2006 का, फर्स्ट टाइम इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी और रिसेंटली 2020 में इसको अमेंड किया गया। ठीक है, तो जो डेफिनेशंस होती है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की, उस डेफिनेशन में चेंजेस किए गए हैं 2020 से। तो हमें जो है अपडेटेड वाला ही पढ़ना है, पर इस एक्ट, ये जब एक्ट बना था 2006 में, तो बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई थी। तो वो सब चीज़ें भी इस वाले चैप्टर में कवर हम लोग करेंगे। इंट्रोडक्शन से शुरू कर लेते हैं। जो आपका एक्ट था 2006 का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट वाज एनेक्टेड टू फैसिलिटेट द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। तो ये एक्ट क्यों बनाया गया था? इसको बनाने का पर्पस ये था कि जो हमारी माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइज है वो ग्रो करे, उनको बढ़ावा मिले, उनको प्रमोट किया जाए। इसी पर्पस के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। ठीक है, और ये कब से लागू हुआ था? ये जो आपका एमएसएमई एक्ट 2006 का था, ये 2 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया था। और जब ये एक्ट आपका बना था, तब माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइज की जो एक्टिविटी है, तो उसको उन्होंने दो क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक था आपका मैन्युफैक्चर, दूसरा था सर्विस। मैन्युफैक्चर का मतलब जो किसी गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, जो उसको मैन्युफैक्चर करेगा, उस तरह की इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चर एंटरप्राइज बोला गया था। जो दूसरा था सर्विस एंटरप्राइज, द एंटरप्राइज एंगेज, तो जो सर्विसेज देते हैं, जैसे आप होटल मैनेजमेंट एक सर्विस हो गया, एजुकेशन एक सर्विस हो गया, इस तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं हॉस्पिटल, वो आपका सर्विस एंटरप्राइज में हो जाएगा। तो इन्होंने दो तरह से क्लासीफाई किया था माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। इनकी एक्टिविटी के हिसाब से दो तरह से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया था, दो तरह से क्लासीफाई किया था। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल है कि ये जो आपका एमएसएमई एक्ट है 2006 में, इसको जो है बनाया गया था। इस एक्ट को बनाने का मेन पर्पस ये था कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, जो माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइज होता है, स्पेशली इसमें जो माइक्रो और स्मॉल जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है, उनको प्रमोट, उनको ग्रो किया जाए, उनको बढ़ावा मिले, उनको डेवलप किया जाए, उसी पर्पस के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। ठीक है, फिर ये कब से लागू हुआ था? ये 2 अक्टूबर 2006 से लागू होना शुरू हुआ था। तो इस एक्ट के हिसाब से जो भी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम हो, उसको दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो कोई गुड्स या सर्विस, गुड्स या किसी चीज को प्रोड्यूस करती है, उस तरह के एंटरप्राइज को उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का नाम दिया। दूसरा आता है सर्विस, जो किसी तरह की सर्विसेज देती है, तो वो इस वाले कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आपका कवरेज एंड डेफिनेशंस। ठीक है, तो कवरेज क्या क्या चीजों को कवर करता है। आफ्टर 14 ईयर्स, तो देखिए 2006 में पहली बार आया था, 2006 में आप लोग 14 ऐड कर दीजिए, तो ये कितने साल हो जाएंगे? ये हो जाएगा 2020। तो 14 साल के बाद जो है, इस एमएसएमई में जो डेफिनेशंस थी, उसको थोड़ा सा रिवाइज किया था। तो अब हमें जो है रिवाइज डेफिनेशन ही पढ़नी है। तो पहले माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज का डेफिनेशन कुछ और हुआ करता था, तो जो पुराने डेफिनेशन वो आपको नहीं देखना, आपको जो नई डेफिनेशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कब से ऐसा हुआ, कब से जो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज में रिवाइज किया गया डेफिनेशन में? तो वो था 13 मई 2020 से। कौन सा कोई स्पेशल पैकेज था? यस, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की बात की गई थी ना, तभी जो है आपकी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज की जो डेफिनेशन है, उसमें उसको रिवाइज भी किया गया था। तो जो चीज इन्होंने यहाँ पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी है, सेम चीज इन्होंने यहाँ पे टेबलर फॉर्म में भी लिखी है। ठीक है, तो सेम चीज आप यहाँ से पढ़ लीजिए या आप टेबलर फॉर्म में पढ़ लीजिए, ये इजी होगा रीड करने के लिए। तो हम इसको यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म आपको इस्तेमाल होती है दिख रही है, एक है आपका इन्वेस्टमेंट, दूसरा है टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास है 10,000 रुपए, और आपने क्या किया, 10,000 रुपए से एक अपनी दुकान खोल ली। ठीक है, तो आपने कितना खर्चा किया दुकान में? आपने 10,000 रुपए खर्च किए। तो ये जो 10,000 आपने अपनी पॉकेट से लगाए, इसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और आपने मान लीजिए जो सामान आपने मान लीजिए 1 रुपए का खरीदा होगा, तो नॉर्मल सी बात, आप 2 रुपए या 1.5 रुपए में बेच रहे होंगे। तो आपने मान लीजिए पूरे साल भर में सेल्स की 20,000 रुपए की। ठीक है, तो ये जो आपने पूरे साल भर में 20,000 की सेल्स की, उन सेल्स को बोला जाता है टर्नओवर। तो इन्वेस्टमेंट मतलब कितना पैसा हमने लगाया, अपनी पॉकेट से हमने कितना पैसा अपनी दुकान में लगाया, वो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। टर्नओवर कितना होता है? साल भर में हमने कितना दुकान से कमाई, कितनी हमने सेल्स की है, तो टर्नओवर को आप सेल्स बोल सकते हो कि कितनी आपने सेल्स की। तो इस दुकानदार ने साल भर में 20,000 रुपए का सामान बेच दिया, तो 20,000 हो जाएगी इसकी टर्नओवर। ठीक है, तो टर्नओवर हो गई हमारे एग्जाम्पल में 20,000, और इसने 10,000 रुपए अपनी दुकान को खोलने के लिए, जो सामान खरीदना होता है उसके लिए उसने 10,000 रुपए खर्च किए, तो ये हो जाएगी उसकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो पैसा आप लगाते हैं उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट, और जो सेल्स करके आपको पैसा मिलता है उसको बोली जाती है टर्नओवर। ठीक है, तो तीन इंटरप्राइज है हमारी। माइक्रो सबसे छोटी,
स्मॉल फिर उसके बाद थोड़ी सी बड़ी और मीडियम उससे बड़ी इंटरप्राइज को बोला जाता है। तो माइक्रो को और स्मॉल को और मीडियम को किस तरह से डिफाइन किया था? तो इसने बोला था कि माइक्रो इंटरप्राइज उसको बोला जाएगा कि जिसका इन्वेस्टमेंट जो है मैक्सिमम 1 करोड़ का होगा और जिसकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ की होगी। ये मैक्सिमम लिमिट उन्होंने यहाँ पे दी है। फिर स्मॉल किसका, जिसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा, 10 करोड़ का होगा और टर्नओवर कितने की होगी, 50 करोड़ की होगी। और मीडियम इंटरप्राइज उसको बोला जाएगा जिसका इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ का और जिसकी टर्नओवर कितनी है, 250 करोड़। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट याद कर लीजिए, ये टर्नओवर आपको आसानी से याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है। देख लीजिए, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5, ऐसे 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 50, ऐसे 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 250। तो टर्नओवर आपको याद नहीं करना, वो आपको सबको 5 से मल्टीप्लाई करना है, वो आपका टर्नओवर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपको याद करके जानी, एक को 10 फिर 50, 1 10 50, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट याद करके जानी है। और ये जो छोटी सी टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपके इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बनेंगे। अगर क्वेश्चन बनेंगे इसके बाद के चाहे तो आप लोग टॉपिक छोड़ दीजिए, लास्ट में जो पेनल्टी वाला एक टॉपिक है उसको आप लोग कर लीजिए, उतना आप लोगों के लिए चैप्टर में सफिशियंट रहेगा, ठीक है। तो हमें बस ये वाली टेबल अच्छे से याद करके जानी है। इस चैप्टर में से कुछ बन सकता है तो इसी टेबल में से आपका बन सकता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, टर्नओवर कितने की होगी, उस हिसाब से जो हमें याद करके जाना है। तो माइक्रो में कितना है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ की टर्नओवर है। स्मॉल में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ की टर्नओवर है। मीडियम में 50 का इन्वेस्टमेंट और आपकी 250 करोड़ की टर्नओवर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करके जाना है। और सेम चीज उन्होंने ऊपर वो जो चीज यहाँ पे ना वही चीज यहाँ पे लिखी कि जो माइक्रो है उसमें 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ की टर्नओवर होगी, ठीक है। जो मीडियम है, मीडियम सॉरी माइक्रो के बाद आता है स्मॉल, तो स्मॉल जो होगा उसमें 10 करोड़ का होगा इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ की होगी टर्नओवर। उसके बाद आता है मीडियम, मीडियम में जो है आपका 50 करोड़ का टर्नओवर है, यहाँ गलती से उन्होंने लिख दिया 20, ये 50 है आपका, 50 करोड़ का टर्नओवर है और यहाँ पे आपकी होगी 250 करोड़ की आपकी टर्नओवर हो जाएगी, ठीक है। मीडियम में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ की यहाँ पे टर्नओवर इसमें हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने जो पैराग्राफ लिखा है ना, इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो सेम चीज इन्होंने यहाँ पे लिख दी है कि 50 करोड़ का होगा इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ की क्या होगी यहाँ पे टर्नओवर यहाँ पे मानी जाएगी, ठीक है। देखिए शुरू शुरू में जब ये आया था ना, एक्चुअली ये गलत नहीं है, जो शुरू शुरू में जब ये एक्ट आया था मई में, तो मई से पहले तो ये जो था मतलब जून में अमेंडमेंट किया था, तो जून में अमेंड करके इसका जो है 250 किया था। शुरू में जब ये आया था तो ये 20 करोड़ और 100 करोड़ का ही था, तो फिर इसको फिर बाद में चेंज कर दिया था 2 महीने के बाद। जब मई में फर्स्ट टाइम इसको लाए थे तो तब यहाँ पे था 20 करोड़ और यहाँ पे था 100 करोड़, ठीक है। फिर जून में दोबारा से जो है नोटिफिकेशन निकाली गई, तो जो ये आपका 20 करोड़ था उसको बढ़ा के 50 करोड़ कर दिया और जो आपका 100 था यहाँ पे उसको बढ़ा के 250 कर दिया। तो हम लेटेस्ट ही पढ़ेंगे, 1 महीने के लिए बीच में क्या था उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग लेटेस्ट याद करके चाहिए। तो जो टेबल में लिखा है आपको बस यही याद करना है। पहले इसका 20 करोड़ था, ये 100 करोड़ था 2 महीने के लिए। 2 महीना मतलब एक ही महीना देख लीजिए, मई से जून तक में तो नोटिफिकेशन आ ही गया था ना, तो वो आपको बीच में 1 महीने के लिए क्या हुआ वो याद नहीं रखना, बस ये सीधे ये वाला याद करके चाहिए, ठीक है। गलत नहीं है, इन्होंने बीच में शॉर्ट टर्म के लिए बस 1 महीने के लिए जो डेफिनेशन है मीडियम की ऐसे रखी थी कि 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ की टर्नओवर, पर इसको 1 महीने बाद चेंज कर दिया गया था, ठीक है। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद करके जाइएगा। फिर यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है, तो ऑनेस्टली बोलो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि नॉट इंपॉर्टेंट। अभी तक जो आपने पढ़ा वो था मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट इसको गो थ्रू कीजिए आप लोग, ठीक है। याद रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी आप इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है कुछ टर्म्स की, कुछ डेफिनेशन की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे जो आपका सेक्शन 2 है, तो वहाँ पे जो आपका ये जो एक्ट है उसके सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस दी गई है। एक आता है यहाँ पे आपका एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस कमेटी को बनाती है, ठीक है। कौन बनाती है एडवाइजरी कमेटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट इस कमेटी को बनाती है। तो कुछ कमेटीज के बारे में थोड़ी देर में भी देखेंगे। तो ये क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्लान्स होते हैं उनको एडवाइस करने का काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका अपॉइंटेड डे। ये कौन सा होता है, ये वाला आप लोग याद कर सकते हैं कि जिस दिन बायर ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। लिखा है ना 15 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय बायर फ्रॉम ए सप्लायर। सप्लायर कौन हो गया आपका, एमएसएमई, जो गुड्स प्रोड्यूस करके जो है बेच रही है, किसको बेच रही है, बायर को। तो जब बायर उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके 15 दिन के बाद का जो टाइम है उसको बोला जाएगा अपॉइंटेड डे। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ और टर्म्स दिए कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब एक्चुअली किस दिन जो है गुड्स या सर्विसेज की डिलीवरी ले रहा है, कौन, बायर ले रहा है। किससे, एमएसएमई से। जब जो आपका बायर है वो गुड्स या सर्विसेज की जो डिलीवरी ले रहा है उसको बोला जाएगा डे ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब जिस दिन सच में जो है बायर को गुड्स डिलीवर हो रहा है। डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस, डीम्ड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, डीम्ड का मतलब होता है मान लिया जाएगा, एज्यूम कर लिया जाएगा कि हाँ आपने एक्सेप्ट किया। तो ऐसा कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्शन बायर नहीं उठा रहा, ठीक है।
सेलर ने उसको बोला कि आप को ये गुड्स दिया गया और बायर ने उसको लेके कोई ऑब्जेक्शन रेस नहीं किया, तो उसको डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। मतलब जब आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेस कर रहे हैं तो ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा कि ये चीज आपको मंजूर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गुड्स को खरीदने के लिए। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ और टर्म्स है। बोर्ड, बोर्ड में आपका आ जाएगा नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। इसके बारे में थोड़ी देर में हम अभी देखेंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज है ना, नेक्स्ट में हम लोग वही नेशनल बोर्ड के बारे में बात करेंगे, तो वही आपका बोर्ड हो जाएगा। ये बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इस एक्ट में काफी तरह से सपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, थोड़ी देर में हम इसको अभी देखेंगे। फिर अगला हो रहा है बायर। बायर मतलब जो कोई गुड्स या सर्विसेज खरीद रहा है, किससे? सप्लायर से खरीद रहा है। अब यहाँ पे सप्लायर की बात करेंगे तो सप्लायर वही हो जाएगी आपकी एमएसएमई। इंटरप्राइज मतलब जो कोई भी कंपनी जो कि किसी टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उसको आप इंटरप्राइज बोल सकते हैं। गुड्स मतलब कोई भी चीज जो मूव कर सकती है। प्रॉपर्टी जैसे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको आप गुड्स नहीं बोल सकते। कोई भी चीज जो मूव कर सकती है उसको आप गुड्स बोल सकते हैं। सप्लायर, सप्लायर किसको बोला जाएगा? वही जो कंपनी जो है सप्लाई कर रही है, कोई भी जो है गुड्स को सप्लाई कर रही है। इसमें आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन भी आ जाएगी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी आ जाएगी, या कोई भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, कोई भी कंपनी है, ट्रस्ट है, तो वो सारी आपके सप्लायर में आएगी। मतलब ये सारे जो है सामान बना के बेच सकते हैं। नेशनल बैंक की बात की जाएगी तो आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको आप नाबार्ड बोलते हैं ना, वही आपका नेशनल बैंक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नोटिफिकेशन का क्या मतलब है? नोटिफिकेशन मतलब ऑफिशियल गैजेट के थ्रू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन। यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक की बात की है तो जो आपका सिडबी है ना, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसको यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक के नाम से इन्होंने बोला है। सिडबी, सिडबी हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक, और नाबार्ड हो जाएगा आपका यहाँ पे ये वाला नेशनल बैंक। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स की यहाँ पे बात की गई है। समरी ऑफ द रेगुलेशन, तो ये जो आपका एक्ट है 2006 का एमएसएमई एक्ट, तो इसमें क्या क्या चीजें, इसकी समरी, इसके कुछ शॉर्ट टर्म्स की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें 6 चैप्टर्स है। ये जो आपका एक्ट है इसमें 6 चैप्टर्स है। तो सभी चैप्टर्स में कुछ चीजों के बारे में बताया है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पहले चैप्टर में किसके बारे में बात की गई है? तो इसमें बताया गया कि एक्ट में जैसे नेम ऑफ द एक्ट, एक्ट का क्या नाम होगा, किस दिन से इस एक्ट को शुरू किया जाएगा, अलग अलग जैसे डे ऑफ एक्सेप्टेंस, डीम डे ऑफ एक्सेप्टेंस, बायर, इंटरप्राइज, गुड्स, इन सब की जो है डेफिनेशंस दी गई है इसी चैप्टर 1 में। तो चैप्टर 1 में इस एक्ट का क्या नाम होगा, किस दिन से ये जो आपका एक्ट है, कौन सा एमएसएमई एक्ट 2006 वाला, कब से ये लागू होगा, अलग अलग टर्म्स की डे ऑफ एक्सेप्टेंस किसको बोला जाएगा। डे ऑफ एक्सेप्टेंस कब होता है? जब सच में बायर्स को गुड मिल जाता है। डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस, बायर कौन होगा, इंटरप्राइज क्या होगा, गुड्स क्या होगा। तो इन सब की डेफिनेशन चैप्टर 1 में की गई है। अभी मैं फिर से आपको बताती हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जस्ट आप लोग गो थ्रू कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। चैप्टर 2 में क्या बात की गई है? चैप्टर 2 में बात की गई है कि हम जो है नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को सेटअप करेंगे। अब नेशनल बोर्ड क्या होता है, जैसे हमने देखा था ना, थोड़ी देर में एक टॉपिक आने वाला है नेशनल बोर्ड वाला, ये वाला। नेशनल बोर्ड ये रहा आपका, एक सेकेंड, हाँ। तो ये जो है आपके चैप्टर 2 में इसके बारे में बात की। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना कि जो सेक्शन 3 है चैप्टर 2 में, तो वहाँ पे नेशनल बोर्ड की बात की गई है। तो वही चीज आपके चैप्टर 2 में यहाँ पे बोला गया कि नेशनल बोर्ड को सेटअप करने की बात चैप्टर 2 में की गई है। ठीक है। फिर आगे आता है आपका चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या होगा? यहाँ पे जो आपकी इंटरप्राइज है उसका क्लासिफिकेशन की बात की गई है कि किस तरह से इंटरप्राइज को क्लासिफिकेशन किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किसको बोला जाएगा। ठीक है। और आपका जो है सर्विस किसको बोला जाएगा, तो उस तरह से जो है क्लासिफिकेशन की इसमें बात की गई है। तो यहाँ पे बोला है कि आप जो है साइज ऑफ एंटरप्राइज को अलग अलग जो है डिफाइन करेंगे। मैन्युफैक्चर जो करते हैं उनके लिए अलग से बोलेंगे, और जो सर्विसेज में उसके लिए अलग से बोलेंगे। ठीक है। फिर चैप्टर 3 में आगे का जो 3A है उसके बारे में क्या बात की गई है, तो वहां पे बोला गया है कि क्या क्या प्रोसीजर यूज किया जाएगा। ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो अपनी माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइज को स्टैब्लिश करना चाहता है, सेटअप करना चाहता है, तो उसको क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके प्रोसीजर की बात इसी चैप्टर नंबर 3 के सेक्शन A में की गई है। फिर चैप्टर 4 किसके बारे में डील करता है? ये डील करता है प्रमोशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो। तो जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है वो प्रमोट हो, वो डेवलप हो, तो उसकी बात चैप्टर 4 में की गई है। चैप्टर 5 में क्या बोला गया? यहाँ पे बोला गया कि जैसे आपके माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है उनको टाइमली पेमेंट मिले। जैसे मान लीजिए कोई सामान बना के बेच रही है बायर को, तो बायर इनको टाइमली पेमेंट कर दे। अगर डिले करेगा तो क्या होता है, तो बायर के ऊपर काफी पेनल्टी लगती है। तो उसकी बात भी यहाँ पे की गई है कि बायर अगर डिले करेगा तो कितना पेनल्टी होगा, उन सब की बात चैप्टर 5 में की गई है। ठीक है। तो चैप्टर 5 में सपोर्ट किया गया है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को, ताकि उनको टाइमली पेमेंट मिले, उनको जो पैसा मिलने वाला है बायर से। ठीक है। जो भी उन्होंने सप्लाईज की, जो भी सामान बेचा है, तो उसमें उनको देरी ना हो, टाइमली जो है पेमेंट मिल जाए। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया कि क्या क्या
बायर की क्या क्या लायबिलिटी है, उनको कब तक पेमेंट करना है, टाइम लिमिट, ठीक है, अगर वो लेट करेंगे तो क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो वो सारी बातें चैप्टर 5 में की गई है। लास्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 6। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिसलेनियस प्रोविजन की कौन कौन से ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा, या बाकी के जो एम्प्लॉयज है किस तरह की पेनल्टीज है, तो वो सारी बातें जो है चैप्टर 6 में की गई है। ठीक है, तो ये सारे आपके चैप्टर 6 के जो शॉर्ट पॉइंट्स थे यहाँ पे आपके इसमें हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। इसको हम लोग शुरू करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पर अभी तक हमने जो पढ़ा, ये जो ऊपर का पैराग्राफ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो बट इसको हम लोग जस्ट थोड़ा सा गो थ्रू जरूर कर लेंगे। तो ये देख लेते हैं, समरी की बात करेंगे तो जो आपका एमएसएमई एक्ट 2006 का है, तो उसमें पूरे 6 चैप्टर्स है, तो सभी चैप्टर्स का एक एक शॉर्ट में समरी देखेंगे कि किस किस चैप्टर में किसके बारे में बात की गई है। तो जो चैप्टर 1 है उसके बारे में उसमें क्या बोला गया, तो वो जो चैप्टर है वो डील करता है कि इस एक्ट का क्या नाम होगा, ठीक है, कब से ये लागू होगा, अलग अलग जैसे डे ऑफ एक्सेप्टेंस, डे ऑफ डी एक्सेप्टेंस, बायर इंटरप्राइज, तो इन सब की डेफिनेशन चैप्टर 1 में आपको मिलेगी। चैप्टर 2 में क्या होगा कि हमें नेशनल बोर्ड सेटअप करना चाहिए माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के लिए। नेशनल बोर्ड का काम होगा कि इसको जो है प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, और ये जो आपका हेड ऑफिस होगा इस बोर्ड का वो होगा आपका दिल्ली में। तो ये सारी बातें आपके चैप्टर 2 में आपको मिलेगी। फिर चैप्टर 3 में क्या होगा कि इंटरप्राइज को किस तरह से क्लासीफाई करना है, जैसे आपका मैन्युफैक्चर हो गया उसका अलग से, सर्विसेज का अलग से क्लासिफिकेशन किया जाएगा, तो ये सारी बात आपको चैप्टर 3 में मिलेगी। ऐसे 3A है तो वहाँ पे क्या होगा, कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करना है, अगर कोई भी पर्सन वो अपनी माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइज को सेटअप करना चाहता है तो क्या प्रोसीजर को वो शुरू यूज करेगा, तो उसकी बात चैप्टर 3A में की गई है। चैप्टर 4 क्या है, चैप्टर 4 में बोला गया है कि हम क्या क्या मेजर्स लेंगे कि ये जो आपके एमएसएमई है उसको प्रमोट मिले, वो डेवलप हो, तो उसके लिए क्या क्या हमें मेजर लेने चाहिए। जैसे आपके इसमें अलग अलग चीजें बताई कि मार्केट में कैसे उनको सुविधाएं दी जाएंगी, या जो सरकार है वो उनको किस तरह से फंड के थ्रू मदद करेगी, क्या अच्छी पॉलिसीज बनाएंगी इनको लेके, ठीक है, तो ये सारी बातें चैप्टर 4 में मिलेगी आपको। चैप्टर 5 में क्या होगा कि अगर डिले इनको पेमेंट हो रहा है, जो एमएसएमई सामान को बेच रही है बायर को और बायर डिले पेमेंट कर रहा है, तो उसकी बात चैप्टर 5 में की गई है। चैप्टर 6 में क्या होगा कि अलग अलग जो ऑफिसर्स है या अलग अलग एम्प्लॉय है उनको किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा, तो उसकी बात आपको चैप्टर 6 में मिल जाएगी। अब आपके बोर्ड की बात करेंगे, ठीक है, तो नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, तो इस नेशनल बोर्ड का काम क्या है, इसका काम है कि जो एमएसएमई उसको प्रमोट करे, उनको ग्रो हो, उनको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, तो वो सारा काम इस बोर्ड का रहता है। ये बोर्ड एक और भी काम करती है, जैसे आपकी गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका उनके पास फंड होता है कि एमएसएमईज को, एमएसएमई के नाम पे जो है गवर्नमेंट अपना एक फंड रखती है अपने बजट में, ठीक है, तो कैसे उस फंड को कौन कौन से एमएसएमईज के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करना है, तो ये बोर्ड जो है गवर्नमेंट को सजेशन देने का भी काम करती है। तो इस बोर्ड के बारे में हम बात करते हैं। तो जो चैप्टर 2 है वहां पे इस बोर्ड के सेटअप की बात की गई, ये हमने देखिए ऊपर भी देखा था ना, जो हमारा चैप्टर टू था तो वहाँ पे एक नेशनल बोर्ड को सेटअप करने की बात की गई थी, तो वही नीचे बोला गया है कि जो चैप्टर 2 है वहाँ पे जो उसका सेक्शन 3 है तो वहाँ पे इस बोर्ड के बारे में बात की गई है। तो ये बोर्ड को कब से लागू किया जाएगा, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफिकेशंस निकालती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है बोर्ड को सेटअप किया जाएगा। बोर्ड का नाम क्या है, बोर्ड का नाम वही होगा नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। इसका जो हेड ऑफिस है बोर्ड का कहाँ पे होगा, वो होगा आपका दिल्ली पे, ठीक है, तो ये सारी बातें हमने ऊपर भी देखी थी कि एक बोर्ड को बनाया जाएगा जिसका हेड ऑफिस होगा दिल्ली में। ये बातें देखिए हमने यहाँ देखी थी ना कि चैप्टर 2 में कि एक बोर्ड को बनाया जाएगा और उसका जो है हेड ऑफिस आपका दिल्ली में रखना है, तो वो सारी बातें यहाँ पे की गई है। तो इस बोर्ड में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, तो देखिए इस बोर्ड के बारे में अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से भी थोड़ा सा देख सकते हैं, ये वाला जो चैप्टर 2 है ना, तो यहाँ पे इस बोर्ड में मतलब कौन कौन मिलके इस बोर्ड को बनाएगा, कौन कौन इसके मेंबर्स होंगे, तो इसमें मिनिस्टर्स होंगे, डिप्टी मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के 6 मिनिस्टर्स होंगे, ऐसे ही पार्लियामेंट के 5 मेंबर्स होंगे, और यूनियन टेरिटरी का आपको एक मेंबर मिलेगा, ऐसे इंडियन गवर्नमेंट की जो सेक्रेटरीट है उसका एक मेंबर होगा, अलग अलग इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव, जैसे माइक्रोस का एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया, स्मॉल का, मीडियम का, ऐसे एक अलग अलग, मतलब हर तरह की इंडस्ट्रीज का एक रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल जाएगा। और जो नेशनल बैंक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नेशनल बैंक, तो उसके चेयरमैन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चेयरमैन है एमडी ऑफ सिडबी, तो सिडबी के जो एमडी और चेयरमैन है वो भी इसके मेंबर होते हैं। आईबी के जो चेयरमैन है वो भी इसके मेंबर होते हैं। ऐसे 20% जो कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। ऊपर वाला जो पॉइंट था ना कि हर इंडस्ट्रीज के जैसे एक फूड इंडस्ट्रीज हो गया, अलग अलग इंडस्ट्रीज हो गया, फाइनेंस इंडस्ट्रीज हो गया, तो उस तरह से बोला गया। और नीचे मतलब माइक्रो स्मॉल और मीडियम हर इंटरप्राइज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके 20 मेंबर्स यहाँ पे होते हैं। 3 पर्सन फ्रॉम अलग अलग फील्ड के आपको 3 लोग मिलेंगे, जैसे इकोनॉमी का, इंडस्ट्रीज का, साइंस टेक्नोलॉजी का,
ठीक है, यहाँ तक कि आपका जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उसके भी 2 रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारे मेंबर्स आपके होते हैं इस बोर्ड में। कौन सा? नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल और मीडियम। तो एक तरह से मतलब हर तरह के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे रखा गया है। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जो माइक्रो को, स्मॉल को, मीडियम एंटरप्राइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आपका पार्लियामेंट के भी हो गए, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट के भी हो गए, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो गए। ठीक है, फिर अलग अलग जो इंडस्ट्रीज, जैसे कोई फूड इंडस्ट्रीज हो गया, कोई आपका दूसरा फाइनेंस हो गया, कोई दूसरी इंडस्ट्रीज होगी, तो हर इंडस्ट्रीज के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ रखा गया। फिर अलग अलग पर्सन, अलग अलग फील्ड के, जैसे इकोनॉमिक्स का हो गया, इंडस्ट्रीज का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, तो हर फील्ड के हर पर्सन को यहाँ पे एक मेंबर बना के रखा गया। ठीक है, तो ये सारा मिलके आपका बोर्ड बनता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये बोर्ड जो है कितना इंपॉर्टेंट होता होगा, इसका कितना बड़ा रोल जो है प्ले करता होगा ये बोर्ड। ठीक है, हेड ऑफिस की हम बात कर चुके हैं कि हेड ऑफिस कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। इस बोर्ड का जो डिटेल है वो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बता दिया। तो इसके टोटल अगर हम देखें तो 47 मेंबर होते हैं। इतना सारा हमने ऊपर काउंट किया ना, 47 मेंबर कैसे होंगे? अभी देखिए ऊपर हमने इतना सारा कुछ देखा था ना कि यहाँ यहाँ के होते हैं, सबको आप जोड़ लेंगे तो वो 47 के आसपास बन जाते हैं। इसमें से जो 18 होते हैं वो एक्स ऑफिस मेंबर्स भी होते हैं। मतलब एक्स ऑफिस मेंबर कौन कौन होगा? जो परमानेंट इसके मेंबर नहीं, पर फिर भी वो जो है इसके इसमें काम करते हैं। ठीक है, और ये जो बोर्ड है वो क्या काम करता है? ये जो बोर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है हर सेक्शंस को, हर सेगमेंट को। तो जो भी एमएसएमई से जुड़ा है वो हर किसी को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? ये बोर्ड करता है। यहाँ तक कि इस बोर्ड में आपके जैसे वुमेन एंटरप्राइज हो गया, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री, तो अलग अलग जगह के आपको यूनियन ट्रेड और ट्रेड यूनियन, हर जगह के आपको रिप्रेजेंटेटिव इस बोर्ड में मिल जाते हैं। फिर ये जो बोर्ड है ये क्या काम करता है? ठीक है, फंक्शंस क्या है इस बोर्ड का? तो अगर हम मेन फंक्शंस की बात करें तो इसका यही काम है कि प्रमोट किया जाएगा और डेवलप किया जाएगा माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। तो जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज उसको प्रमोट करना, उसको डेवलप करना, और जो भी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है, जो प्रोग्राम्स चलाए हैं इनको, तो उसको रिव्यू करने का काम इस बोर्ड का रहता है। जो भी मैटर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको किसी भी मैटर्स में रिकमेंडेशन चाहिए तो रिकमेंडेशन देने का काम भी यही बोर्ड करता है। और क्या काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा होता है तो उसको पैसे को कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए? जो फंड उसने सेक्शन 12 के तहत लिया होता है तो उस पैसे को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, उस पैसे को किस तरह से यूज करना चाहिए, तो ये काम भी एडवाइस करने के लिए बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को करता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? बोर्ड को एडवाइस करता है। तो ये सारा काम आपके बोर्ड का रहता है। एक आता है आपका एडवाइजरी कमेटी, ये नेक्स्ट है। ठीक है, तो इससे पहले इस बोर्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो बोर्ड है आपका नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, तो इस बोर्ड की शुरुआत कैसे होती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालती है और तब से जो है इस बोर्ड को लागू कर लिया जाता है। ठीक है, इस बोर्ड में आपके कितने मेंबर्स होते हैं? तो टोटल 47 यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, उसमें से 18 जो आपके एक्स ऑफिस जो है मेंबर्स भी होते हैं। इस बोर्ड का हेड ऑफिस आपका दिल्ली में होता है। इस बोर्ड का काम क्या है? जो माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइज है उसको प्रमोट करना, उसको डेवलप करना, यही इस बोर्ड का काम होता है। ठीक है, और हर जगह के जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम के रिप्रेजेंटेटिव, वुमेन एंटरप्राइज के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और आपके सेंट्रल मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर, ट्रेड यूनियन मिनिस्टर्स, तो वो सारे जो है इसके मेंबर्स होते हैं। इस बोर्ड का काम क्या क्या होता है? ठीक है, तो ये जो बोर्ड है वो उसका काम होता है कि जो भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है उसको प्रमोट किया जाए, उसको डेवलप किया जाए। गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसएमएस को लेके, तो उस पॉलिसी को रिव्यू करना, देखना कि पॉलिसी सही तरह से बनाई है नहीं बनाई गवर्नमेंट ने, तो ये काम भी इसी बोर्ड को दिया जाता है। अलग अलग मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, तो ये बोर्ड जो है रिकमेंडेशन मतलब अपनी सलाह देने का काम भी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा होता है तो उस पैसे को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो ये बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद करता है। तो ये हो गया आपका जो बोर्ड था, नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमईज, ये यहाँ पे आपका कंप्लीट इसमें हो गया। एक और बात यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि ये जो बोर्ड की मीटिंग होती है कम से कम एटलीस्ट वंस इन एवरी थ्री मंथ्स इन ए ईयर, इन एवरी 3 मंथ्स इन ए ईयर, तो साल में जो है कम से कम 3 महीने में एक बार तो उनकी मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, और मीटिंग्स में ये लोग डिस्कशन करते हैं क्या मैटर है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो है डिस्कशन इनकी मीटिंग में की जाएगी वंस इन एवरी 3 मंथ। तो अगर कोई पूछ ले कि इस बोर्ड की मीटिंग कितनी होनी चाहिए, तो इन बोर्ड्स का जो मीटिंग है कम से कम 3 महीने में एक बार तो होना ही चाहिए। 3 मंथ्स वन टाइम, मतलब 3 महीने में एक बार तो होना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, तो ये जो आपका एमएसएमई एक्ट था 2006 का, तो उसके सेक्शन 7(2) में एडवाइजरी कमेटी की बात की है। तो जो बोर्ड है, बोर्ड की बात तो चैप्टर 2 में की गई है। चैप्टर 2 का जो सेक्शन 3 है ना, तो वहाँ पे बोर्ड को सेटअप करने की बात की गई है। अगर हम बात करें एडवाइजरी कमेटी, तो इसका काम होता है एडवाइस करना, तो इसकी बात सेक्शन 7 में की गई है। तो जो आपका एमएसएमई एक्ट है उसके सेक्शन 7 में एडवाइजरी कमेटी को सेटअप करने की बात की गई है। तो एडवाइजरी कमेटी क्या होती है, इसका काम क्या होता है? ठीक है, इसके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? जो एडवाइजरी कमेटी होती है तो उसमें 5 ऑफिसर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और वो जो है उनका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे
माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में उनका एक्सपीरियंस होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने 5 ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट के भी 3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और माइक्रो स्मॉल और मीडियम का एक एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब माइक्रो का एक, स्मॉल का एक, मीडियम का एक रिप्रेजेंटेटिव इस एडवाइजरी कमेटी में होता है। तो एडवाइजरी कमेटी में टोटल कितने हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी देगी 5, अपने 5 ऑफिसर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। और फिर जो स्टेट, ये होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट जो है 3 ऑफिसर्स को देती है रिप्रेजेंट करने के लिए, भेजती है। और आपका माइक्रो का एक हो गया, स्मॉल और मीडियम का एक एक हो गया। तो टोटल काउंट करेंगे 5 3 8 9 10 11, टोटल 11 मेंबर यहाँ पे इसमें हो गए। फिर आगे बोला है द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ नेशनल बोर्ड। तो ऊपर हमने नेशनल बोर्ड देखा था ना, ये वाला, ये हमने अभी खत्म किया ना नेशनल बोर्ड। तो इसका जो मेंबर सेक्रेटरी होता है वो इसका भी मेंबर होता है। द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ नेशनल बोर्ड जो हमने अभी ऊपर देखा था, इज ऑल्सो द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ एडवाइजरी। तो जो सेक्रेटरी होता है नेशनल बोर्ड का, मेंबर सेक्रेटरी, वो इस वाले का भी सेक्रेटरी होता है। तो ये एडवाइजरी कमेटी का काम क्या क्या होता है, ठीक है। तो एडवाइजरी कमेटी हम लोग देख चुके हैं कि सभी के आपको रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा 5 होते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट के 3, फिर माइक्रो स्मॉल और मीडियम का एक एक रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल जाएगा। और जो आपका मेंबर सेक्रेटरी होता है नेशनल बोर्ड वाले का, वो इसका भी सेक्रेटरी होता है, ठीक है। तो ये सारे मिलकर आपका एडवाइजरी कमेटी बनाते हैं। तो ये क्या काम करती है, एडवाइजरी कमेटी का काम क्या रहता है? तो इसका काम होता है जो भी मैटर्स, अभी हमने देखा था ना कि नेशनल बोर्ड, ये वाला जो फर्स्ट वाला था आपका नेशनल बोर्ड, शॉर्ट में इसको आपका NBMSC बोला है ना, नेशनल बोर्ड। तो नेशनल बोर्ड के जो मैटर्स है उन पे एडवाइस देने का ये काम करती है, ठीक है। वही लिखा है, जो भी मैटर्स नेशनल बोर्ड जो है, जैसे MSME को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए कोई भी मैटर्स को लेके आती है, ठीक है, तो उस पर एडवाइस करने का काम ये एडवाइजरी कमेटी करती है, ठीक है। और क्या काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई एडवाइस चाहिए, जैसे प्रमोट करना है, डेवलप करना है MSMEs को, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देने का भी काम करती है। ऐसी स्टेट गवर्नमेंट को भी कोई एडवाइस चाहिए तो उस स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस देने का काम करती है। तो इसका नाम ही एडवाइजरी कमेटी, तो ज्यादातर इसको एडवाइस के लिए रखा जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देती है। जो हमने अभी ऊपर का जो स्टेट बोर्ड देखा था, ठीक है, जो बोर्ड नेशनल बोर्ड देखा था, तो वो जो बोर्ड है उनको भी, जो बोर्ड है उनके मैटर्स उसको दिए जाते हैं, ये उसको भी एडवाइस करती है। फिर आगे बोला है रिकमेंड और एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स और द बोर्ड ऐसा केस में भी इन कनेक्शन। तो जैसे आपकी इंटरप्राइज, उसको किस तरह से क्लासीफाई करना है, ठीक है, या फिर आपके मतलब किस तरह से आप क्लासीफाई करोगे। तो ये कैसे क्लासीफाई करती है कि कितने एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, प्लांट मशीन में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, इक्विपमेंट में, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में कितना, इन सभी को ध्यान में रख के ये जो है अलग अलग इंटरप्राइज को क्लासीफाई के लिए रिकमेंड या एडवाइस करती है। यानी ये सेंट्रल को, स्टेट को, और जो आपका ऊपर वाला बोर्ड था उनको एडवाइस करती है, ये रिकमेंड करती है कि किस तरह से इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करना चाहिए। लेकिन जब भी ये रिकमेंड करेगी तो ध्यान देखिए, ध्यान में रखेगी कि कितना एम्प्लॉयमेंट दिया गया, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है, कितना प्लान मशीन में पैसा लगाया, कितना अपग्रेडेशन में पैसा लगाया है। इसके साथ ये आपका पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। पार्ट 1 में हमने काफी इंपॉर्टेंट चीज देखी, पार्ट 2 में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी आपके सिलेबस पे तो हम पार्ट 2 को भी 15 या 20 मिनट में फटाफट से उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में हमने देखा था एडवाइजरी कमेटी, तो इसको भी इसी एक्ट के सेक्शन 7(2) के तहत बनाया गया। इस एडवाइजरी कमेटी में टोटल कितने मेंबर होंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के 3 रिप्रेजेंटेटिव, माइक्रो स्मॉल मीडियम का एक एक, तो 3 इनके हो गए, 5 3 8 और ये 11 हो गए, ठीक है। और जो आपका मेंबर सेक्रेटरी होता है ना नेशनल बोर्ड, जो हमने अभी ऊपर देखा था ये वाला, ये जो नेशनल बोर्ड है इसका जो मेंबर सेक्रेटरी, वो इस वाले एडवाइजरी कमेटी का भी मेंबर सेक्रेटरी होता है। तो इन सबसे मिलकर आपकी ये जो है एडवाइजरी कमेटी बनती है। इसका काम क्या है? ये सबको एडवाइस देता है। जो भी ऊपर का बोर्ड था उनके मैटर्स को दिए जाते हैं, और ये जो है उनको, वो जो ऊपर वाला जो बोर्ड है ना नेशनल बोर्ड जो हमने अभी देखा, तो उनको भी एडवाइस देता है। ऐसे ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस चाहिए कि कैसे MSME को डेवलप किया जाए, प्रमोट किया जाए, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, सेंट्रल, स्टेट या बोर्ड को एडवाइस देती है या रिकमेंडेशन देती है कि किस तरह से जो है आपकी एंटरप्राइज को क्लासीफाई करना चाहिए। पर जब भी ये क्लासिफिकेशन के लिए एडवाइस देगी तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखती है कि कितना एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, मतलब कितने लोगों को रोजगार दे रही है इंडस्ट्रीज, कितना इस इंडस्ट्री से पैसा लगाए, कितना इसने टेक्नोलॉजी में खर्च किया, तो सभी को ध्यान में रख के ये जो है इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करने का जो है रिकमेंडेशन या एडवाइस देती है सेंट्रल, स्टेट या आपके बोर्ड को, ठीक है। तो चलिए इसके साथ ये आपका पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। पार्ट 2 में आने वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।